हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स इन अमेरिका। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में द्विदलीय राजनीतिक पद्धति को स्वीकार किया गया है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ये दोनों पार्टियां सरकार को पूरी तरह से संचालित करने में, या यूं कहें कि सत्ता हासिल कर या विरोध की भूमिका में होकर, अमेरिका के जनतंत्रीय पद्धति को क्रियाशील बनाए हुए हैं। एक विशेष बात है जो अमेरिका के संदर्भ में शायद कुछ लोग जानते हों, वो ये कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन जी ने एक खास बात कही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के संदर्भ में। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही नहीं, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लागू करना चाहिए और संचालित करना चाहिए। ऐसा क्यों? उनका मानना था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उद्दंड भूमिका निभाती हैं, कुटिल होती हैं, कूटनीति और छलनीति के सहारे चलती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर भी अमेरिका के संविधान को संचालित किया जाना चाहिए। लेकिन वाशिंगटन के आखिरी समय में विरोध उन्होंने किया, वो बराबर विरोध करते रहे। वहाँ के और भी मनीषी, विद्वान, राजनीतिक दलों का विरोध करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक दल प्रभाव में आने शुरू हो गए थे। ये दो दल जो आज हमें मिलते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। रिपब्लिकन पार्टी जो उस वक्त उद्योगपतियों का समर्थन करती थी, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो किसान और मजदूरों का समर्थन करती थी। इस तरह से दो समाज के वर्ग विशेष को लेकर के दो अलग अलग धाराएं तत्कालिक अमेरिकी समाज में, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई पड़ने लगी, और ये दोनों व्यवस्था दो अलग राजनीतिक दलों का स्वरूप धारण कर चुकी थी। अमेरिका में जो ये दोनों दल हैं, इन दलों के बगैर पहली बार सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और इसीलिए शायद राष्ट्रपति महोदय को ये लगता रहा होगा कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ जब लोगों के आकांक्षाएं, लोगों के स्वार्थ जब अग्रणी होकर आगे आए, तो ये स्वाभाविक हो गया कि एक अकेला व्यक्ति चुनाव मैदान में आगे नहीं होगा। हर बार किसी एक व्यक्ति को उठाकर वहाँ की जनता राष्ट्रपति नहीं बना देगी, राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। और यह चुनने की प्रक्रिया जो थी, ये तभी संभव हो सकती थी जब राजनीतिक दल हो। अमेरिका में राजनीतिक दलों को जैसे भारत में, इंग्लैंड में विचारधारा के रूप में सामने आना पड़ा, इसी रूप में इंग्लैंड में, भारत में तो राजनीतिक दल आए, लेकिन अमेरिका में राजनीतिक दल इस रूप में नहीं आए। अमेरिका में बहुत सारे हित जो वहाँ के लोगों के थे, व्यक्तिगत हित, जो समूह में परिवर्तित हो गए और समूह हित के नाम से जाने गए। वहाँ पर राजनीतिक दलों को हित समूहों का संगठन या हित समूहों का एक जोड़ माना गया। संघ या परिसंघ, केवल दो विचारधारा और दो पर विवाद था
कि एक संघ के रूप में लेकर चला जाए या परिसंघ के रूप में, लेकिन यह जरूर था कि जो वहाँ के लोगों के हित थे, जो समूह में प्रकट हो रहे थे, उन्हीं को मिला करके राजनीतिक दलों ने अपना स्वरूप हासिल किया। अमेरिका को सबसे बड़ा संघात्मक देश माना गया और वहां के हित समूहों ने भी संघ का ही रूप धारण किया। सत्ता की प्राप्ति कैसे हो, इन समूहों ने अपने लिए चिंतन का विषय बनाया। क्यों? क्योंकि हित समूहों का हित कैसे पूरा होगा? केवल शासन सत्ता के माध्यम से। और इसको पूरा करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो वो सरकारी तंत्र पर दबाव डालें या राजनीतिक तंत्र पे। और सबसे अच्छा और आसान तरीका था कि अगर वे स्वयं एक राजनीतिक स्वरूप हासिल कर लें, अगर वे स्वयं एक संगठन बन जाएं, तो क्यों ना उस सत्ता को अपने इशारे पर नचाएं। अलग अलग समूहों ने अपने को अलग रखा, एक स्थानीय स्तर का समूह और एक बड़े स्तर का समूह। लेकिन हित समूहों में एक ही जगह पर एक जैसे लोग इकट्ठे हो सकते थे जिनके हित एक जैसे हों। एक साथ बहुत सारे हित समूह बने और इन हित समूहों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जुड़ना स्वीकार किया और दो राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। दलों के बारे में ये कहा गया है, खास करके लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि अमेरिका में दो रंगीन बोतलें हैं जिनमें एक ही शराब भरी गई है और उन्हें दो लेबल लगा दिया गया है। यानी कोई विचारधारा के आधार पर ये राजनीतिक दल नहीं बने, ये राजनीतिक दल केवल हितों के अनुसार बने और जनता का हित लगभग हर जगह समान हो सकता है। केवल वर्गीकरण ये हो सकता है कि किसान का हित और होगा, उद्योगपतियों का हित और होगा, शिक्षक का हित और होगा, विद्यार्थी का हित और होगा, समाज के एक आम आदमी का हित और होगा। ये हो सकता है, लेकिन हित अंततोगत्वा हित ही है। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल हितों को लेकर बने, इनकी सदस्यता भी आसान थी। जो जिस हित का व्यक्ति था उस हित के साथ खड़ा हो गया और उस हित वाले लोगों ने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार की, रिपब्लिक दल या डेमोक्रेटिक दल बनाया। ये दोनों दल वहां पर राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां छोटे छोटे दलों को स्थान नहीं मिला। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या कांग्रेस का चुनाव होता है तो वहाँ छोटे छोटे दल भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे दलों को आज तक 5%, 6% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया। इसी कारण से केवल दो दल ही अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम और समर्थ रहे हैं। इसीलिए अमेरिका की व्यवस्था को द्विदलीय व्यवस्था के रूप में कहा गया है। इनकी सदस्यता समान रूप से है, जो जिस तरफ खड़ा हुआ वो उसका सदस्य हो गया। इस तरह से इनको अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए बहुत चिंता नहीं करनी पड़ती। इनका महत्व है कि ये संविधान की संरचना में अलग रहते हुए भी संविधान की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये शासन और सत्ता को बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस तरह से अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का जो दो दल है उसका ठोस आधार भी है। वह आधार ये है कि इंग्लैंड के शासन व्यवस्था के अध्ययन के बाद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने यह व्यवस्था हुई कि इंग्लैंड का संविधान शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, जो गलत था। गलत अध्ययन के आधार पर यह बात आई, लेकिन अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण के आधार पर बनाया गया। और शक्ति पृथक्करण के साथ ही एक और बात सामने आई, वो ये कि द्विदल
इंग्लैंड में उस वक्त तक अनुदारवादी दल और उदारवादी दल, दो दल थे। उन्हीं दो दलों को आधार बना करके अमेरिका ने भी द्विदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया। उद्योगपतियों का और कृषकों के समूह का अलग अलग दल। समय के साथ ये दूरी भी खत्म हो गई। उद्योगपति अलग हैं, कृषक अलग हैं, लेकिन कभी वे इधर खड़े हुए और कभी उधर खड़े हुए। और इसके कारण जो ये भेद था कि एक तरफ एक रहेगा, दूसरी तरफ दूसरा, ऐसा नहीं रह गया। शासन सत्ता में कहीं भी किसी भी दल के, किसी भी हित के समर्थक वहां पर खड़े हो सके हैं। एक और बात आई, वो ये बात थी कि जो ये दल हितों की बात कर रहे थे, राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक गलियारे में अलग अलग भले खड़े हुए, लेकिन उद्देश्य जब इनका था कि सत्ता हासिल करना, तो एक खास बात सामने आई। अमेरिका का राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कभी वो किसी दल का हुआ, अगर मान लीजिए वो रिपब्लिक दल का है, और कांग्रेस का चुनाव हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो भी रिपब्लिक दल का ही बहुमत वहां पर हो। कई बार ऐसा हुआ कि वहां डेमोक्रेटिक दल ने बहुमत हासिल कर लिया। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का विरोध होता रहा। सीनेट में जो रिपब्लिक दल के सदस्य जीत कर गए, उन्होंने राष्ट्रपति के हित का बखूबी ख्याल रखा। तो इस तरह से अलग अलग दल अलग अलग जगहों पर होते हुए भी चूंकि विचारधारा से अलग नहीं हुए, इसलिए वहाँ की व्यवस्था कभी भी लंगड़ाई नहीं, लड़खड़ाई नहीं, बल्कि सर्वोत्तम व्यवस्था, सर्वोत्तम संघीय व्यवस्था के रूप में अमेरिका कार्य करता रहा है। राजनीतिक दल सदैव ही कुछ न कुछ वादे करते हैं चुनाव के समय, और वे वादे वो घोषणा पत्र के रूप में लाते हैं, जैसा आप भारत में देखते हैं। अमेरिका में ये भी नहीं है। अमेरिका में वादे सभी करते हैं, बहुत सारे, लेकिन वो उनका घोषणा पत्र नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति जैसी आवश्यकता होती है वैसी व्यवस्था बनाता है, वैसी नीतियां बनाता है और उसके अनुसार शासन करता है। एक और खास बात है वहां की राजनीतिक व्यवस्था में, जो राष्ट्रीय दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग जो राजनीतिक दल में होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। उसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे माने कि भारत के संदर्भों में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक स्वरूप है। इस संगठनात्मक स्वरूप में शीर्ष पर पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है उस पार्टी के लिए। जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी का स्थान बना रहा, और भारत में भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में अमित शाह जी के ना होते हुए भी इसके पूर्व वो अध्यक्ष थे, तो उनका स्थान महत्वपूर्ण था, यद्यपि आज भी उनका स्थान महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कहा जाए स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर भी उन्हीं का स्थान महत्वपूर्ण माना जाएगा। अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि वो प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर वो महत्वपूर्ण हो। स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय नेता होता है वो शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसके स्थान को राष्ट्रीय नेता चिन्हित नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं, महत्व नहीं देगा, तो वो अगर उसका राष्ट्रीय स्तर के नेता का समर्थन ना करे, तो राष्ट्रपति का पद हासिल करना या कांग्रेस में जाना उसके लिए संभव नहीं होगा। दलीय प्रणाली की यह स्थिति जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से दो हिस्सों में जो बटी, कुछ लोग शुरू में संघवाद के पक्ष में थे, कुछ संघवाद के विरोध में थे, इसलिए भी ये दो पक्ष हो गए। एक
अलग दल बन गए और एक अलग हित को लेकर अलग दल बन गए। दूसरा ये कि संस्थागत तत्व, उम्मीदवार राष्ट्रपति का कैसा होगा, कौन सा होगा, और एक व्यक्ति अकेले तो आगे मैदान में खड़ा नहीं होगा, कई लोग उम्मीदवार के रूप में आते हैं। लेकिन वहाँ खास चीज ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव वो जीतेगा जिसे 50% प्लस वोट प्राप्त होगा। अगर बहुत सारे राजनीतिक दल प्रभावकारी होंगे तो 50% मत मिलना कठिन होगा। मैं भारत के संदर्भ में कह सकती हूँ, और मैंने पीछे भी इस संदर्भ में बात की है, कि कई बार 10% मत पा करके हमारे यहाँ विधायक जीतता है। तो राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए 50% वोट मिलना है, भले वो परोक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, लेकिन उस 50% मत की प्राप्ति तभी हो सकता है जब दो ही दल विशिष्टता प्राप्त किए हों। इसलिए दो दलों की भूमिका है। अब बात आती है कि अमेरिका में दलों की शक्ति का स्रोत क्या है। तो मैंने बहुत स्पष्ट किया कि अमेरिका में दलों की शक्ति का स्रोत वे हित समूह हैं, जिन्हें जब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयासरत होते हैं तो दबाव समूह के रूप में कहे जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में प्रेशर पॉलिटिक्स है। राजनीतिक दल सरकार का स्वरूप निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति कौन दल का बनेगा उसका चुनाव करवा देते हैं, कांग्रेस में सत्ता में कौन आए उसके लिए भी चुनाव करवा देते हैं, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाते जो भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अन्य देशों में है। वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से दबाव समूह क्रियाशील हैं, उनका विशेष महत्व है, और यह विशेष महत्व वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। डी टॉकेबिल, इन्होंने कहा था कि केवल अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर हित समूहों को इतना महत्व दिया जाता है, विश्व के अन्य कोई देश ऐसे नहीं है। इसी तरह से 1961 में बियोकी ने कहा था कि अमेरिकी राजनीति पद्धति को अगर समझना है तो वहाँ गैर सरकारी संगठनों को समझना होगा, और ये गैर सरकारी संगठन हित समूह हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स की दबाव समूहों की संज्ञा दी गई है। इनकी कार्यपद्धति अलग ढंग से होती है और इनका गठन भी अलग है, कुछ स्थानीय स्तर के और कुछ राष्ट्रीय स्तर के। लेकिन ये दबाव समूह ऐसे अनुशासित नहीं होते जैसे राजनीतिक दल। हमें दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा। राजनीतिक दल एक बृहत संरचना है, बृहत संगठन है, जिसमें उनकी अपनी नीतियां होती हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको न मानने पर उस राजनीतिक दल से लोगों को निकाला जाता है। हित समूह ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जहां जो जरूरत है वो उस ग्रुप में शामिल होता है। अगर उसका हित पूरा हो गया तो उसे छोड़ के अलग भी हो जाता है, और अगर स्थायी हित है तो उस स्थायी हित समूह का वो सदस्य होगा। और एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होगा, क्योंकि दूसरे दल में जाते ही पहले दल की सदस्यता उसकी छूट जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति एक समय में एक साथ कई हित समूहों का सदस्य हो सकता है, क्योंकि उसके हित अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति उसका किसान के रूप में हित हो सकता है, अगर वो उसका बच्चा विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में हो सकता है, उस घर से कोई शिक्षक है तो उस रूप में हो सकता है, अगर क्या कहूँ वस्त्र उसे चाहिए और उस काम में अगर वो जुड़ गया तो व्यापार मंडल में उसका हित हो सकता है। इस तरह से उसके हितों को हम कई रूप में देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो अनुशासित और संगठित समूह नहीं होता, वह समूह आवश्यकतानुसार होता है, कब बदलेगा, कब बनेगा, कब उससे लोग अपने को अलग कर लेंगे। अगर वहां हम हित समूहों को बांटना चाहें
तो व्यापारिक समूह, व्यावसायिक समूह और किसान समूह, मजदूर समूह, आर्थिक समूह, सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों का समूह और सामरिक महत्व से जुड़े हुए लोगों का समूह। बहुत से लोग जो सामरिक महत्व के कार्य कर रहे हैं, उसके लिए निर्यात कर रहे हैं, उसके लिए चीज़ों को बना रहे हैं, वे अपने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वे सरकार के ज़्यादा नज़दीक आसानी से पहुंच जाते हैं। दबाव समूहों का जो ये स्वरूप है, इनका यह स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करके कार्य को करना है। कैसे? पहले तो ये था कि ये घूस देते थे, रिश्वत देते थे और अपने कार्य को कराते थे। कभी कभी ये सुरा सुंदरी का भी प्रयोग करते थे। लेकिन आज जनतांत्रिक व्यवस्था में इतनी अधिक पारदर्शिता डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में आ चुकी है कि इन साधनों का प्रयोग करना बड़ी मुश्किल बात होने लगी है। यद्यपि ये इससे चूकते नहीं आज भी, लेकिन कोशिश इनकी ये है कि ये अन्य तरीकों का प्रयोग करें। और वे तरीके ये होते हैं कि ये जब सरकार में होते हैं, ये विभिन्न राजनीतिक दलों में घुसे हुए होते हैं, उनके जब उनका सम्मेलन होता है तो वहाँ अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, लोगों के बीच में अपने समूह के, अपने वर्ग विशेष के आंकड़े इकट्ठा रखते हैं, उन आंकड़ों को उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और अगर उनका हित वहाँ नहीं सधता तो सरकार को वो आंकड़े देने के बजाय विपक्ष को दे करके सरकार के खिलाफ मुहिम तैयार कराते हैं। तो आंकड़ों के आधार पर ये काम करते हैं। ये लोगों को जनजागरूक करने का भी काम करते हैं। जिस वर्ग के होते हैं, जिस समूह के होते हैं, उस वर्ग के लोगों को जागरूक करते हैं और चुनाव के समय वोट देने का ये बिल्कुल ठेका लेते हैं कि मेरे इतने लोग हैं, इतने लोग इस वर्ग को वोट करेंगे क्योंकि इस वर्ग से इनका हित हुआ है। ऐसे लोग एक ही लक्ष्य, जनता के, उनके अपने लोगों के हितों की पूर्ति कराना है। उसके लिए शासन या प्रशासन, सरकार या सरकारी संस्थाएं, उनके बीच में उन्हें जाकर के काम कराना है। और यही कारण है कि वहां पर अमेरिका में इन्हें तृतीय विधानमंडल, थर्ड लेजिस्लेचर की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि अपने हितों के अनुकूल नीतियां भी बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दल के अंदर समाहित हैं, दल के बाहर भी हैं और दल के अंदर भी हैं। इसको इस रूप में जान सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस के बाहर वाशिंगटन में इन्हें लॉबीबाजी भी कहा जाता है। ये लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग माने अपने पक्ष में तैयार करना। और वहाँ सदन के बाहर एक बड़ा गलियारा, जहाँ विभिन्न हितों के लोग इकट्ठे होकर अपने अपने संगठनों के अनुसार वहाँ अपने ऑफिसेस बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सरकार को जानकारी देते हैं, मदद करते हैं, विरोध में भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें लॉबीबाज कहा जाता है। और चूँकि हर तरह के संसाधनों का प्रयोग अपने हित में कराते हैं, इसलिए आज लॉबीबाजी शब्द को बहुत सम्माननीय नहीं माना जाता। माना जाता है कोई कि लॉबीबाजी माने गुटबंदी कर रहा है ये व्यक्ति, और उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन अमेरिका की राजनीति में ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिका ये निभाते हैं। इसलिए सरकार में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। ये आधारभूत सिद्धांतों से सहमति रखते हैं तो सरकार को सपोर्ट करते हैं। चूंकि जन जन के बीच से निकल कर आते हैं, इसलिए जनहितों को पूरा करवा करके सरकार के सकारात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। और अगर सरकार इनके साथ सहयोगी की भूमिका ना निभाए, क्योंकि कभी कभी मनमाने रूप से भी ये अपने हितों की पूर्ति कराना चाहते हैं जो अधिक संख्यक वर्ग के हित में नहीं होता।
जब सरकार वहां विरोध करती है तो ये विरोध के स्वर इनके मुखरित होते हैं और उस वक्त ये विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। समाज अमेरिका की पॉलिटिक्स में, अमेरिका की राजनीति में ये विशिष्टीकरण की भूमिका निभाते हैं, स्पेशलाइजेशन की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये समाज के स्पेशल लोग होते हैं। खास खास वर्गों के प्रमुख लोग राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े होते हैं और उन्हीं नामों से चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दलों में होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी ये देखते हैं कि किस समूह का कौन सा व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं, जितवाते हैं और सरकार में ऐसे लोग भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका की राजनीतिक दलीय पद्धति बड़ी सरल और आसान है। द्विदलीय व्यवस्था जो किसी भी विचारधारा पे आधारित नहीं है, बल्कि सरकार को चुनने में लोगों को सहयोग प्रदान करती है। लेकिन दूसरी तरफ विभिन्न हित समूहों के लोग इन दलों में बैठ करके हितों को बढ़ावा देते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव डाल करके लोगों के हितों की पूर्ति में महारत हासिल किए हुए लोग लोगों के हितों को पूरा कराते हैं। इसलिए सरल दलीय व्यवस्था होते हुए भी उनका स्वरूप प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण थोड़ा जटिल हो जाता है और हित तो जन जन का होता है, लेकिन कार्य करना कठिन हो जाता है। इस तरह से अमेरिका पूरी तरह से विश्व के अन्य देशों की राजनीतिक दलीय व्यवस्था से भिन्न है, जो हित समूहों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। धन्यवाद।